नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग क्रिया शारीर के अंतर्गत जो द्वितीय प्रश्न पत्र है था सेकंड पेपर के शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग रस धातु के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, कहीं ना कहीं आहार के बारे में पढ़ा, अन्न के बारे में पढ़ा, अग्नि के बारे में पढ़ा और उसके पाचन से संबंधित बात किया और आहार पाक से संबंधित बात किया। जब प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोगों ने ये सब बातें कर ली है, तो जो दूसरा प्रश्न पत्र की शुरुआत जो होती है धातु से होती है। धातु में जो पहली धातु होती है वो रस धातु है। अब रस धातु का निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर रस धातु की बात करेंगे। रस धातु की हम लोग विभिन्न टॉपिक पे जो आपके सिलेबस में आप देखेंगे NCISM के, उसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं कि उसकी तरह से इटमोलॉजी क्या है अर्थात निष्पत्ति क्या है, उसकी डिराइवेशन क्या है अर्थात निरुक्ति क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे लोकेशन ऑफ रस है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी ऑफ रस है, फंक्शन ऑफ रस है, और एक तरह से और आहार रस से कहीं ना कहीं रस धातु का निर्माण कैसे होता है। इसी तरह से अनेक हेडिंग है, एक एक हेडिंग को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये रस धातु आपका 2 चैप्टर में 2 टॉपिक में कम से कम जाएगा। तो अभी फर्स्ट पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि निष्पत्ति, इटमोलॉजी इसको कहते हैं। निष्पत्ति अर्थात रस धातु की निष्पत्ति कैसे हुई। रस धातु जो शब्द है, रस शब्द जो रस धातु में रस शब्द है, रस धातु में रस शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है। तो इसमें देखेंगे 2 शब्द याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रस धातु, रस शब्द में रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से, रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से रस शब्द की निष्पत्ति होती है। रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से रस शब्द की निष्पत्ति होती है। तो सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखते हैं निरुक्ति। निरुक्ति अर्थात कहीं न कहीं डिराइवेशन की बात करते हैं, व्युत्पत्ति निरुक्ति। तो क्या है, जो रस शब्द है उस निरुक्ति में टर्म आया है कि रस गतौ धातु। तो ध्यान दीजिएगा, रस गतौ, यहाँ गतौ मतलब गति से संबंधित है। रस गतौ धातु, तो जो रस शब्द है किस शब्द से बना है, गति से, गतौ धातु। रस गतौ धातु अहर हर गच्छति तत्यो रसः, अर्थात क्या है, जो निरंतर गतिशील हो, जो निरंतर गतिशील हो, लगातार इसका भ्रमण होता रहे, गति क्रिया होता रहे, उसे रस कहते हैं। यह रस शरीर में भ्रमण करते हुए तत धातुओं के रूप में परिणत होकर उनका पोषण करता है। तो समझ में आया कि जो ये रस शब्द है, रस धातु है, अपने आप में रस गति धातु से, अर्थात जो निरंतर गतिशील हो। कहीं ना कहीं जो रस शब्द है अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि हमेशा शरीर में गतिशील होता है, भ्रमणशील होता है, इसके लिए इस निरुक्ति इस तरह से बन जाती है। तो आपको ये याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और एक बात बता दूं कि रस जो धातु होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धातु होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, हर एक पेपर में, हर एक प्रश्न के रूप में आपके सामने पेपरों में हर साल आता रहता है। तो आइए, ये जो ये निरुक्ति दी गई है किसने दी है, सुश्रुत सूत्र 14/3 का। सुश्रुत सूत्र रेफरेंस जरूर याद रखिएगा। जो भी श्लोक पढ़ते हैं, जो भी श्लोक याद करते हैं, श्लोक चाहे कम याद रखो लेकिन रेफरेंस आपने याद रखना चाहिए। आइए देखते हैं, उसके बाद है तीसरी हेडिंग है रस धातु का स्थान। तो यहाँ लिखेंगे रस का स्थान है, रस धातु का स्थान की बात कर रहे हैं। तो लोकेशंस ऑफ रस, अर्थात जो शरीर में रस की स्थिति, वैसे तो सब पूर्ण शरीर में भ्रमण करती है लेकिन एग्जैक्ट उसकी स्थिति कहाँ बताई गई है, तो उसमें देखेंगे एक पॉइंट में पूछा जाता है MCQ में, तो हृदय, हृदय अर्थात रस का स्थान कहाँ है, हृदय है। तो देखेंगे यहाँ पर एक रेफरेंस है जो कि अष्टांग हृदय का है। ये अष्टांग हृदय का रेफरेंस है कि तस्य हृदयम स्थानम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रस धातु का स्थान या रस का स्थान कहाँ है, तस्य हृदयम स्थानम। तो देखेंगे हृदय यहाँ दिया हुआ है, तस्य हृदयम स्थानम, अर्थात रस धातु का स्थान कहाँ है, हृदय है। साथ ही साथ और भी चीज देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है कि तस्य हृदयम स्थानम सहृदयात् चतुर्विंशति धमनिर अनुप्रवेश्यो ऊर्ध्वगा दशः अधोगमनी चतस्र तिर्यगा कृष्ण शरीरम। तो ये कह रहा है कि रस का स्थान हृदय है, लेकिन ये रस का स्थान हृदय है तो कहीं ना कहीं हृदय कैसे हुआ। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्यों हृदय को बोला गया है रस का स्थान, क्योंकि
रस का निर्माण, रस धातु का निर्माण कहाँ पर होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये तो एक तरह से रस धातु का जब आहार का पाचन होता है, आमाशय पक्वाशय मध्य, तो हम लोग देखते हैं कि देखेंगे कोई भी आहार हम लोगों ने खाया, खाने के बाद जो ग्रास नली है, ये आहार नाल है, इससे होते हुए आमाशय में आया, आमाशय के नीचे और आमाशय पक्वाशय मध्य, अर्थात ये आमाशय और ये पक्वाशय लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पर आपका पाचन होता है, क्योंकि इसी रीजन में क्या चीज होता है, इसी रीजन में आपके लीवर होता है, ये लीवर है, यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, यहाँ पर पैंक्रियाज होता है। तो इस रीजन ड्यूडेनम में आहार का पाचन होता है, आहार रस का निर्माण होता है। ये आहार रस बनने के बाद हृदय में जाता है, और हृदय में जाने के बाद जैसा कि श्लोक बताया है, सहृदयाच मतलब जो रस धातु है, आहार रस रस धातु है, हृदय में जाने के बाद चतुर्विंशति धमनियों 24 धमनियों के द्वारा, तो यहाँ पर देखेंगे हृदय में जाने के बाद ये विभिन्न इसकी जो आर्टरी होती है, लार्जर आर्टरी होती है, तो 10 ऊर्ध्व होती है, 10 अधः होती है, 4 तिर्यक होती है, उन्हीं के द्वारा संपूर्ण शरीर में क्या करती है, तिरगा कृष्ण शरीरम, अर्थात संपूर्ण शरीर में ये रस जो धातु है या रस जो होता है संपूर्ण शरीर में विक्षेपित होता है। इसकी डिटेल अभी व्याख्या करेंगे। तो हम लोग को ध्यान देना था कि रस का स्थान कहाँ बताया गया, लोकेशन हृदय में बताया गया है, और ये हृदय क्या करता है, पंपिंग स्टेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर रस का स्थान हृदय बोला गया है। आइए नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करते हैं कि रस के गुण और कर्म। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ रस एक हेडिंग होगा, और साथ ही साथ फंक्शंस ऑफ रस, तो एक साथ हम लोगों ने कर दिया प्रॉपर्टी अर्थात गुण। तो देखेंगे यहाँ पर 2 गुण, रस के 2 गुण बताए गए कौन कौन से। एक गुण है सौम्य, दूसरा गुण है गतिशील। सौम्य तो कहते हैं ना कि हम लोग जब पढ़ते हैं शुक्र शोणित, तो शुक्र सौम्य होता है, आर्तो आग्नेय होता है। तो सौम्य मतलब इसमें कफ दोष की प्रधानता होती है, सौम्य मतलब शीतल। जो रस धातु है सौम्य है, सौम्य का मतलब इसमें शीतलता होती है, और साथ ही साथ कफ दोष की प्रधानता होती है। तो जल, कफ की उत्पत्ति जल से हुई है, और रस में भी जल की प्रधानता होती है, इसलिए इसमें सौम्य गुण होता है। दोनों में जल महाभूत की प्रधानता होती है, चाहे रस धातु हो चाहे कफ हो, दोनों में जल महाभूत की प्रधानता होती है। दूसरा गुण है उसका गतिशील। गतिशील जैसा कि हम लोग निरुक्ति में देखे थे कि रसगतौर धातु, अर्थात कहीं न कहीं जो रस शब्द है कहीं न कहीं रसगतो धातु से ही निरुक्त हुआ है, तो इसमें इसकी जो कर्म है, एक तरह से गुण है गतिशील, हमेशा मूवमेंट का गुण पाया जाता है। तो ये 2 गुण याद रखना है। उसके बाद देखेंगे कर्म की बात करेंगे, रस धातु के कर्म अर्थात फंक्शंस ऑफ रस धातु। तो देखेंगे यहाँ पर एक श्लोक आया है जिसको आपको याद करना ही करना है। देखेंगे सुश्रुत सूत्र 14/3 का श्लोक है कि तर्पयति वर्धयति धारयति यापयति च अदृष्ट हेतुकेन कर्मणा। कहने का मतलब यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने क्लियर कट 4 फंक्शन बताए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रस धातु के कर्म क्या है, प्रश्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4 कर्म रस धातु के हैं, तर्पयति वर्धयति धारयति यापयति। ये 4 कर्म याद रखेंगे, और इस चारों कर्म को हम एक एक करके एक एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो किस तरह से है इसको पहले समझ लेते हैं, जो टर्म है उसी का मीनिंग जानना है। देखेंगे तर्पयति, तर्पयति का मतलब सिंपली होता है तर्पण करना, तर्पयति का मतलब होता है तर्पण करना। तो देखेंगे कैसे तर्पण करता है, कह रहा है जीवन की प्रत्येक अवस्था में, जीवन की मतलब जो भी मनुष्य का जीवन होता है उसके प्रत्येक अवस्था का मतलब बाल्यावस्था, मध्यावस्था मतलब युवावस्था, और वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में शरीर का तर्पण करता है। जो रस धातु होता है, यही रस धातु हर जीवन की हर एक अवस्था में शरीर का तर्पण करता, अर्थात हर एक धातुओं का पोषण करता है। तो ये तर्पयति का काम हो गया। दूसरा है वर्धयति, वर्धयति अर्थात वृद्धि करना। वर्धति का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, वर्धन वृद्धि करना। देखेंगे एक श्लोक पॉइंट आया है, ये एक तरह से डल्हड़ का पॉइंट है। इन सब पॉइंट के आगे डल्हड़ लिख देंगे, ये भी डल्हड़ का है और ये भी डल्हड़ का है, ये सब डल्हड़ का है। तो यहाँ देखिए उन्होंने क्या कहा है, दूसरा है वर्धयति। तो वर्धयति को उन्होंने टर्म एक्सप्लेन किया है कि वर्धयति बालम,
तो जो बालम मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनका वर्धन करता है। क्यों वर्धन करता है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था होती है, उसमें सभी धातुओं की वृद्धि होती है, सभी अंग प्रत्यंग की अच्छे से वृद्धि होती है। तो ये रस धातु ही है जो उसका वर्धन करता है। हर एक जो वृद्धि वाले अंग होते हैं, चाहे हम लोग चाहे विसरा की बात कर ले, चाहे अंग प्रत्यंग की बात कर रहे, हर एक की वृद्धि किसके थ्रू होती है? रस धातु के थ्रू होती है। और उसका क्या काम है? वर्धन करना। तीसरा इसका कार्य था, देखेंगे, धार्यति। धार्यति मतलब धारण करना। धार्यति का मतलब धारण करना। तो धारण कैसे करेंगे? कि धार्यति मध्यम संपूर्ण धातुत्वात्। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धारण किसका करता है? मध्यम संपूर्ण धातुत्वात्। तो ये मध्यम, जैसे हम लोग जानते हैं मध्यावस्था, बाल्यावस्था में तो वर्धन कर रहा था क्योंकि वहाँ पर सभी अंग प्रत्यंग की वृद्धि आवश्यकता थी, इसलिए रस धातु उसका वर्धन करता था। बट मध्यावस्था अर्थात युवावस्था, युवावस्था में सभी धातुएं अपने परिपूर्ण रूप से आती है, जिनकी वृद्धि जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाती है। अब इस अवस्था में अब उसको होल्ड किए रखना, उनको मेंटेन किए रखना, उनको बनाए रखना, ये काम है धारण करने का। तो क्या करता है कि संपूर्ण जो मैच्योर धातुएं होती, परिपक्व धातुएं होती है, उनको यथास्थिति में बनाए रखना, ये काम है रस धातु का धार्यति अर्थात धारण करना। अब देखेंगे चौथा कार्य क्या है? याप्यति। इन चारों का अपने आप में मीनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। याप्यति, याप्यति का मतलब होता है यापन करना। याप्यति का क्या मतलब है? यापन करना। तो यापयति वृद्ध क्षीण माड़ देहत्वात्, अर्थात यहाँ देखेंगे वृद्ध, एक टर्म है वृद्ध। हर एक में पहले में वर्धन में बाल आया है, बाल्यावस्था आ गया, धारण में मध्यावस्था आ गया, याप्यति में वृद्ध आ गया। तो वृद्धावस्था में धातुएं क्या होती है? मतलब उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा होता है। वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है कि धातुओं का ब्रेक डाउन बहुत तेज़ी से होता है। उस ब्रेक डाउन को जो फास्ट होता है उसको स्लो करना, उस जो ब्रेक डाउन होता है वृद्धावस्था में धातुओं का टूटना, क्षय होना, जो तेजी से होता है, ये रस धातु क्या करता है कि उसको उस ब्रेक डाउन, जो फास्ट ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको ब्रेक डाउन को स्लो करना। तो ये काम है याप्यति, रस धातु का यापन कर्म, अर्थात याप्यति वृद्धम क्षीयमाण देहत्वात्। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए बात करते हैं, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है रस धातु का प्रमाण। प्रमाण, तो आइए सिंपली बात करते हैं। जब प्रमाण चैप्टर हम लोग पढ़ते थे, एक एक का प्रमाण वहां पढ़ा था, तो सिंपली देखेंगे हम लोगों ने जल स्वेद लसिका का प्रमाण कितना बताया था? 10 अंजिल बताया था। और रस उसके बाद रस आता है, रस का प्रमाण 9 अंजलि है। तो संपूर्ण शरीर में रस का प्रमाण क्या है? 9 अंजलि बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। रस धातु का प्रमाण पूछा जाता तो आपका एक आंसर होगा 9 अंजलि। तो ये प्रमाण वाले चैप्टर से क्लियर कट हो जाता है। अब आइए बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इसी में हेडिंग क्या है? आहार से रस धातु का निर्माण। आहार रस से रस धातु का निर्माण। तो हम लोग आहार रस से डायरेक्ट बता रहे हैं, इसका मतलब आहार रस का निर्माण कैसे होता है? हम लोग जानते हैं कि जो चतुर्विध आहार होता है, तो उस आहार पर या जो हम लोग कुछ खाते हैं, खाए हुए भोजन पर सर्वप्रथम जठराग्नि की क्रिया होगी। जठराग्नि अर्थात पाचकाग्नि की क्रिया होगी। पाचकाग्नि की क्रिया के पश्चात भूताग्नि की क्रिया होती है। भूताग्नि के बाद जो है ये आहार रस का निर्माण होता है। अब ये आहार रस पर पर्टिकुलर जब आहार रस का निर्माण हो जाएगा भूताग्नि क्रिया के पश्चात, तो हम लोग सिंपली डायरेक्ट आहार रस से बात कर रहे हैं। तो आहार रस पर किसकी क्रिया हो रही है? मीन्स आहार रस ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक एक धातु के निर्माण में या धातु के पोषण में। तो ये आहार रस पर जिस धातु का निर्माण करना होता है उस पर्टिकुलर अग्नि की क्रिया होती है। तो आहार रस पे हमें रस धातु का निर्माण करना है, तो आहार रस के द्वारा रस धातु का निर्माण करना है, तो उस पर रसाग्नि की क्रिया होगी। मान लीजिए आहार रस से किसके निर्माण करना था? रक्त का निर्माण करना था, तो रक्ताग्नि की क्रिया होगी। तो यहाँ पर रस धातु का निर्माण है, इसलिए रसाग्नि की क्रिया हो रही है। आहार रस पर रसाग्नि क्रिया होगी तो ये 2 भागों में ब्रेक डाउन होगा। एक तो सार या प्रसाद भाग होता है, एक किट या मल भाग होता है। तो आहार रस से कुछ मल भाग भी बनेगा। मल तो सिंपली कफ होता है। मल के रूप में क्या बनता है? कफ का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि ये कफ का निर्माण हो गया, मतलब कि रसाग्नि पर
रसायनिक क्रिया के बाद मल का जो निर्माण हो रहा है, कीट का निर्माण, वो कफ हो गया। अब देखते हैं सार भाग या प्रसाद भाग में भी क्या होता है, दो भागों में ब्रेक डाउन होता है। जो प्रसाद या जो सार भाग होता है जिससे धातुओं का निर्माण होना है, उसमें भी दो क्या, एक स्थूल भाग होता है, एक सूक्ष्म भाग होता है। स्थूल भाग का मतलब कि जिससे उस पर्टिकुलर धातु का निर्माण होना है, जिस धातु की बात कर रहे हैं वो स्थूल भाग में आ जाएगा। तो स्थूल भाग में रस धातु की उत्पत्ति होती है, स्थूल भाग में से रस धातु की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, हर एक धातु के निर्माण में यही प्रक्रिया होगी। और सूक्ष्म भाग से क्या होगा, सूक्ष्म भाग पुनः दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो एक तो उप धातु का निर्माण की बात कर रहा है, दूसरा नेक्स्ट धातु, रस के बाद रक्त धातु निर्माण के लिए कुछ अंश बचेगा जो कि नेक्स्ट धातु के निर्माण के लिए चला जाएगा। तो सूक्ष्म भाग में दो भाग विभक्त हो गया, उप धातु से स्तन्य और आर्तव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सूक्ष्म भाग से जो उप धातु का निर्माण हो रहा है, रस धातु का उप धातु क्या है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि रस धातु की उप धातु है। चार ऑप्शन दे देंगे, स्तन्य और आर्तव। ये स्तन्य और आर्तव रस धातु की उप धातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उपधातु है आपकी रस धातु की स्तन्य और आर्तव, और साथ ही साथ जो रक्त धातु निर्माण अंश जो कुछ बचे रहेंगे, आगे जाकर रक्त धातु का निर्माण होगा, इस पर रक्ताग्निक क्रिया होगी, फिर से ये प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने आहार रस से रस धातु के निर्माण की बात कर लिया। अब बात करते हैं कि जब रस धातु का निर्माण हो गया है, रस धातु का निर्माण हो गया है, तो उस रस धातु का को हमें क्या करना है, जो शरीर का पंपिंग स्टेशन होता है, अर्थात हृदय में पहुंचाना है, अर्थात उसमें हृदय का रोल दिखाना है, और किस तरह से संपूर्ण शरीर में उसका कार्य होता है उसके बारे में देखेंगे। तो एक टर्म आता है रस संवहन, जैसा कि आप लोग मॉडर्न पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन अर्थात रक्त संवहन, इसी तरह से रस का भी सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ रस की बात करते हैं। तो रस संवहन या सर्कुलेशन ऑफ रस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एक शार्ट नोट में पूछा जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, शार्ट नोट में पूछा जाता है। रस संवहन आपका शार्ट नोट में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा एक श्लोक बताना है, श्लोक नहीं आता तो उसके मीनिंग बतानी है, और एक हृदय एक तरह से आपको ये डायग्राम बताना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो देखेंगे रस संवहन में किसका रोल है। तो रस संवहन, रस का स्थान कहाँ बताया गया था हम लोगों को शुरू में, हृदय बताया गया है, रस का स्थान हृदय बताया गया। अर्थात रस का निर्माण तो आपका कहीं ना कहीं आमाशय पक्वाशय मध्य इस रीजन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले में होता है। यहाँ से बनने के बाद रस, यहाँ से बनने के बाद ये कहाँ जाता है, यहाँ से बनने के बाद कहीं ना कहीं हृदय में जाता है, लिम्फेटिक्स के थ्रू हृदय में चला गया। अब हृदय में जब गया है तो व्यानो हृदय, और यहाँ पर एक विशेष वायु होती है, हृदय में स्थित एक विशेष वायु होती है जिसको व्यान वायु कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रस संवहन में कौन सी वायु या कौन से वात जिम्मेदार होती है उसके संवहन या सर्कुलेशन के लिए, तो व्यान वायु। वेरी वेरी यहाँ पर देखेंगे शार्ट नोट के साथ साथ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन रहे हैं। व्यानो हृदय स्थित, ये अष्टांग हृदय का रेफरेंस है कि व्यानो हृदय स्थित है। व्यान रस संवहन के बारे में पढ़ रहे हैं या व्यान वायु का रोल को पढ़ रहे हैं, व्यान वायु का क्या रोल है रस संवहन में, या रस संवहन किसे कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए व्यानो हृदय स्थित है। व्यान वायु जो होती है हृदय में स्थित होती है। कृष्ण देहचारी, हृदय में स्थित होकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती है। कृष्ण मतलब होता है संपूर्ण, कृष्ण मतलब होता है संपूर्ण, देहचारी, देहचारी मतलब संपूर्ण शरीर में, और संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती है। तो व्यान वायु जो हृदय में स्थित होकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती है। तो जब व्यान वायु संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती है तो उसी के साथ साथ जो रस धातु है, जो हृदय में गया रस धातु है, उसको भी संपूर्ण शरीर में विक्षेपित करती है। आगे हम लोग देखेंगे। व्यानो हृदय स्थित कृष्ण देहचारी महाजव, महाजव का मतलब होता है महान, बहुत तीव्र वेग वाली। महाजव का मतलब क्या हो जाएगा, तीव्र वेग वाली। महाजव टर्म व्यान वायु के लिए आया है, तो ध्यान रखिएगा महाजव टर्म व्यान वायु के लिए आया है। मनोजवा टर्म आत्मा के लिए आता है, मनोजवा आत्मा। तो देखेंगे मनोजवा, मनोजवा ये आत्मा के लिए आता है।
ठीक है, जबकि महाजवक किसके लिए आया है, बयान वायु के लिए आया, ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे उसके बाद क्या है, अगर ये संपूर्ण शरीर में ये रस धातु जो एक तरह से रस धातु को सर्कुलेट कर रहा है, तो कार्य क्या करता है, साथ ही साथ बयान वायु के कार्य क्या है कि गति, पहला कार्य है गति आक्षेपण, तो बयान वायु की वजह से इसका मूवमेंट होता है। तो गति आक्षेप अर्थात अंगों को ऊपर की तरफ देना, आक्षेप उत्क्षेप निमेष उन्मेष आदि जो कर्म होते हैं ये बयान वायु के द्वारा होते हैं। प्रायः सर्वा क्रिया, प्रायः सभी क्रियाएं तस्मिन, ये जो सभी क्रियाएं हो रही है, गति आक्षेप उन्मेष निमेष क्रियाएं, सभी क्रियाएं प्रायः सर्वा क्रिया तस्मिन प्रतिबद्धा शरीराम, शरीर से जो बधी सभी क्रियाएं हैं ये बयान वायु के द्वारा होती है। तो कहीं कहीं शरीर के अंगों के साथ साथ जो हम लोग हाथ पैर इधर उधर फेंकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें किसका रोल है, बयान वायु का रोल है। और जो रस धातु का संपूर्ण शरीर में विक्षेपण ये भी बयान वायु की वजह से हो रहा है। दूसरा हेडिंग देखेंगे उसी सेम मतलब कि श्लोक में हेडिंग में देखेंगे, चरक चिकित्सा में एक रेफरेंस आया है, देहम व्याप्नोति सर्वम, अर्थात जो बयान वायु है संपूर्ण शरीर में, चरक ने बोल दिया कि संपूर्ण शरीर में स्थित होकर देहम व्याप्नोति सर्वम तु बयान शीघ्र गति नृणाम, बयान क्या करता है, बयान वायु गति प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, शीघ्र गति नृणाम, गति प्रसारण, देखिए क्या क्या काम करता है भाई, गति है, प्रसारण है, आक्षेप है, निमेष आदि क्रिया ये बयान वायु के द्वारा होता है। तो ये कहीं न कहीं जो रस धातु का निर्माण हुआ जो हृदय में आने के बाद ये संपूर्ण शरीर में विक्षेपित होता है, एओर्टा से होते हुए ऊपर की तरफ कैरोटिड ये सब चीज़ें होते हुए, सब क्लीवेन से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा असेंडिंग डिसेंडिंग एओर्टा, ये पूरे शरीर में इसका सर्कुलेशन हो रहा है, किसके थ्रू, बयान वायु के थ्रू हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी, जो नेक्स्ट टॉपिक है उस रस धातु में कि रस संवहन में बयान वायु समान वायु का महत्व। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे रोल ऑफ बयान वायु एंड समान वायु इन द रस संवहन। तो रस संवहन में बयान वायु समान वायु का कर्म, तो हम लोगों ने बयान वायु का कार्य तो देख लिया, बयान वायु का कार्य हम लोगों ने देख लिया, ये सब पूरा बयान वायु का कार्य है, ये दोनों बयान वायु का कार्य है, ठीक है। लेकिन बात आती है समान वायु की, समान वायु की बात आती है तो समान वायु का कार्य हमें अलग से बताना पड़ेगा। तो चाहे जो भी पूछे आपको ध्यान रखिएगा, रस संवहन या बयान वायु का रोल एक ही दोनों का है। अब देखते हैं समान वायु का क्या कार्य है, महत्व है, इंपॉर्टेंस है, रोल है। तो यहाँ देखेंगे कि समान वायु क्या है, समानो अग्नि समीपस्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि समान वायु का स्थान कहाँ बताया गया, अष्टांग हृदय सूत्र में बताया गया है कि समानो अग्नि समीपस्थ, समान वायु का स्थान कहाँ है, अग्नि, अग्नि का स्थान क्या है, अमाशय पक्वाशय मध्य। तो देखेंगे अमाशय पक्वाशय मध्य मतलब ये रीजन ये है अमाशय, अमाशय ये स्टमक हो गया, पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम होता है। तो यहाँ देखेंगे लीवर के जो बाइल जूस आता है, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस जाएगा, यहाँ से तरह से पैंक्रियाज से आपका पैंक्रियाटिक जूस जाएगा। तो ये जो रीजन होता है अग्नि का स्थान बोला गया, अग्नि का स्थान नाभि प्रदेश बोला गया है या अमाशय पक्वाशय मध्य बोला गया है। तो कहीं न कहीं इसका रोल क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि इसको समान वायु, इस रस धातु में समान वायु का रोल देने के लिए, क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पर जो रस धातु का निर्माण हो रहा है समान वायु की उपस्थिति की वजह से तो हो रहा है। समान वायु क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है, अग्नि को तीव्र करेगा तो पाचन क्रिया अच्छी होगी, रस का निर्माण अच्छा होगा, तो रस का संवहन अच्छा होगा, रस का संवहन अच्छा होगा तो रस धातु का पोषण या अन्य फर्दर धातुओं का पोषण या निर्माण अच्छे से होगा। तो यहाँ देखेंगे समानो अग्नि समीपस्थ, समान वायु अग्नि के समीपस्थ होती है, कोष्ठे चरती सर्वतः, कोष्ठ मतलब इस रीजन में हमेशा पाई जाती है। अभी और साथ ही साथ क्या करती है, जब यहाँ अग्नि तेज रहेगी तो जो भी खाया हुआ चीज क्या है, अन्नम गृहति, अन्न को ग्रहण करती है, पचती, ग्रहण करने के बाद मतलब धारण करती है, अमाशय के बाद यहाँ जो अन्न आएगा उसको ग्रहण करेगी, उसके बाद उसका पाचन करेगी, उसके बाद उसका विवेचन करेगी, साथ ही साथ मुंचन करेगी। तो विवेचन का मतलब कि यहाँ पर पाचन होने के बाद ये हृदय में की तरफ ले जाएगा, हृदय के बाद संपूर्ण शरीर विक्षेपित होगा। और मुंचती का मतलब कि जिस धातु का निर्माण होना चाहिए उसके आशय में जाएगा और पर्टिकुलर धातु का निर्माण होगा। ये चार कार्य है एक तरह से समन्वय का, यही कार्य ग्रहणी का भी है, यही सेम चारों कार्य किसका है, ग्रहणी का। ग्रहणी
यही कार्य चारूकार ग्रहणी का, यही कार्य समान वायु का भी बताया गया है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने एक रस धातु का अभी एक पार्ट देखा है, दूसरा पार्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।